Association. So we'll discuss basically what is this Memorandum of Association and what are the certain fundamental clauses which are being contained in this MOA. So basically there are 5 kinds of clauses. So here in this video we'll be discussing only the one clause, that is a name clause, because there is good content over all the individual clauses. So otherwise if I'll explain all the 5 clauses and the video will get so much long, and that won't create any interest neither to me nor to you in understanding. So here in this particular lecture we'll be only discussing the name clause. Clear? We'll be providing the complete notes with the best possible explanation. So let's get started with the lecture. Alright, an important step in the formation of a company is to prepare a document called Memorandum of Association. ये कह रहे हैं कि एक कंपनी को फॉर्मुलेट करने के लिए कंपनी के फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक डॉक्यूमेंट का प्रिपेयर होना, जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इट इज वेरी मच नेसेसरी स्टेप टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, अब कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, ये सब हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब ये हमने जान लिया कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, पर ये होता क्या है. तो इसका जो डेफिनेशन है एक्जैक्टली वो सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट में पता चलता है. इट डिफाइंस इट एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or the present act. तो सेक्शन 2 क्लॉज 56 ये बता रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी वो होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है एमओए का, जो कि या तो ओरिजिनली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फ्रेम किया गया हो, फॉर्मुलेट किया गया हो, या फिर ऑन टाइम टू टाइम लेटर ऑन उसको ऑल्टर किया गया हो, या तो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के परसुएंस में या फिर किसी प्रेजेंट एक्ट के परसुएंस में. सो दैट एमओए इज बीइंग कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एमओए, जो कि ओरिजिनली फ्रेम किया गया हो या फिर ऑन द टाइम भी ऑल्टर किया गया हो. ठीक है, नाउ द एमओए कंटेन्स दी फॉलोइंग फंडामेंटल क्लॉजेस. अब इसके अंदर कुछ क्लॉजेस इंक्लूड होते हैं. ठीक है, जो कि आप जब आप एमओए बना रहे हो तो आपको ये सारे क्लॉजेस मेंशन करने हैं प्रॉपर रूल्स के साथ, जो भी रूल्स हम आगे अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे. और अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर वहां पर हो सकता है रजिस्ट्रार आपको एमओए को ऑल्टर करने के लिए नोटिस दे सकता है. तो कौन कौन से क्लॉजेस हैं? फंडामेंटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज. So these are the 5 fundamental clauses. So today we are only going to discuss the name clause. So let's see what's this, the name clause. Section 4 बात करते हैं नेम क्लॉज के बारे में. द फर्स्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी. ये बता रहे हैं कि जो मेमोरेंडम का पहला क्लॉज है, जो कि नेम क्लॉज है, ये रिक्वायर करता है कि आपको भावी कंपनी है, प्रपोज कंपनी मींस कि जो जिसको आप फॉर्मुलेट करने जा रहे हो उसका एक नाम होना चाहिए, उसका एक नाम होना इज मस्ट, इट इज रिक्वायर्ड. राइट, अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन मस्ट हैव अ नेम टू एस्टैब्लिश इट्स आइडेंटिटी. क्योंकि ये कहा जाता है और ये एक फैक्ट है कि एक कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन कंसीडर की जाती है. तो फॉर हैविंग इट्स आइडेंटिटी और टू एस्टैब्लिश इट्स आइडेंटिटी इट इज मस्ट कि अ कंपनी एक्चुअली एवरी कंपनी मस्ट हैव अ नेम. क्योंकि एक कंपनी को लीगल पर्सनालिटी अटेंड होता है, जरूरी है कि उस कंपनी का एक नाम होना चाहिए टू एस्टैब्लिश इट्स आइडेंटिटी. अब इस रिगार्ड में वी आर हैविंग वन केस दैट इज ऑसबर्न वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स. ऑसबर्न वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स में क्या कहा था कोर्ट ने? इट वाज हेल्ड दैट द नेम ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज अ सिंबल ऑफ इट्स पर्सनल एग्जिस्टेंस. कि एक कॉर्पोरेशन की, एक कंपनी की जो नेम होता है वो उसके पर्सनल एग्जिस्टेंस का सिंबल होता है. एक कंपनी का, एक कॉर्पोरेशन का जो नाम होता है वो उसके पर्सनल एग्जिस्टेंस का क्या होता है? सिंबल होता है. ठीक है, कि वो उसकी क्या आइडेंटिटी है और वो एस्टैब्लिश्ड लीगल पर्सन है, पर्सनालिटी है. ठीक है, अब सेक्शन 4 ने पहली बात तो ये बताया कि नेम होना जरूरी है. अब सेक्शन 4 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट इफ द कंपनी इज विद लिमिटेड लायबिलिटी, ओके, देन द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम शुड बी लिमिटेड. ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के साथ बन रही है, ठीक है, आपका अगर लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी के अंदर, तो जरूरी है कि जो उस कंपनी का नाम है इट शुड बी एंड विद लिमिटेड वर्ड. ठीक है, जैसे आपने काफी सारे पढ़ा होगा ना एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, काफी सारी जो कंपनीज के पीछे लिमिटेड शब्द लिखा होता है उसका मतलब यही होता है कि दैट कंपनी इज फॉर्म्ड विद द लिमिटेड लायबिलिटी. एंड इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इट विल बी टर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड. और अगर वो कंपनी प्राइवेट भी है साथ साथ, मतलब वो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ भी है और वो एक प्राइवेट कंपनी भी है, देन इट विल बी नेम्ड एज प्राइवेट लिमिटेड. जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे कि लॉविटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, क्योंकि मेरी कंपनी प्राइवेट भी है और मेरी कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड लायबिलिटी है. ठीक है, तो 4 क्लॉज 1 हमें ये बताता है. नाउ सेक्शन 8 states that central government may permit a company to drop the word limited from its name if it is a charitable company. सेक्शन 8 ये कह रहा है कि इन केस आपकी कंपनी तो लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी चैरिटेबल कंपनी है. ठीक है, अब चैरिटेबल कंपनी क्या होती है हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. उसके सर्टेन अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एक चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्मुलेटेड होता है. उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यू रिमेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो परमिट कर सकता है कंपनी को कि वो लिमिटेड शब्द को ड्रॉप कर सकता है. लिमिटेड शब्द को अगर वो एंड में ना यूज करे तो वो चलेगा, बट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज मस्ट हियर. ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर. नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन रिगार्ड टू. अभी तक हमने क्या जाना कि एमओए क्या है, एमओए के क्या क्या क्लॉजेस होते हैं. नेम क्लॉज सेक्शन 4 में डिफाइंड है. नेम क्लॉज होना क्यों जरूरी है? ठीक है, और अगर लिमिटेड लायबिलिटी तो क्या नाम होगा, प्राइवेट है
आपकी कंपनी को किसी ना किसी तरीके से सरकार से स्पॉन्सरशिप मिला है या आप गवर्नमेंट की पेट्रोनेज से कनेक्शन में हो, ठीक है, तो आपका नाम उस तरीके का नहीं होना चाहिए। फर्दर, द नेम शुड नॉट बी सच दैट इट्स यूज्ड बाय द कंपनी विल बी एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। तो आपको कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना है जो कि अगर आप ऐसे शब्द का प्रयोग करके अपने नाम में यूज करते हो तो वो ऑफेंसिव होगा अंडर एनी लॉ, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही, ये सारी कंडीशंस को रिगार्ड में लेने के बाद ही अपनी कंपनी का नाम रखना है, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग अ केस हियर दैट इज सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स लिमिटेड वर्सेस मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। नाम थोड़ा बड़ा है, तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? Under the Companies Act, a company by registering its name gains a monopoly of the use of that name, since no other company can be registered under a name identical with it or so nearly resembling it as be calculated to deceive। ठीक है, कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर अगर एक कंपनी एक नाम के साथ रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है, तो उस नाम की उसने मोनोपोली गेन कर ली है, वो सोल ओनर है उस नाम का, ठीक है, तो और इसीलिए कोई भी और कंपनी जो बनने जा रही है या बन रही है वो उस सिमिलर नाम से या उस नाम से बिल्कुल रिजेंबल नाम के साथ अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकती है, क्योंकि अगर कोई ऐसा नाम रखती है वो जो कि जनरल पब्लिक को धोखा दे सकता है, उसको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, उसको डिसीव कर सकता है, तो ऐसा कोई भी नाम आप नहीं रखोगे। ये इस केस में हेल्प किया गया था। नाउ वी आर हैविंग वन मोर केस हियर दैट इज आर वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 1980। इन दिस टू वुमेन फॉर्मिंग अ कंपनी फॉर देयर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज वर नॉट अलाउड द नेम प्रोस्टिट्यूट्स लिमिटेड। तो इस केस के अंदर दो वुमेन जो थी एक कंपनी फॉर्म कर रही थी, ठीक है, अपनी कुछ पर्सनलाइज सर्विसेज के लिए, तो उसका नाम वो प्रोस्टिट्यूट्स लिमिटेड रखना चाह रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर उनको प्रोस्टिट्यूट्स लिमिटेड रखने का परमिशन नहीं मिला बिकॉज दिस नेम वाज समहाउ ऑफेंसिव इन नेचर, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो कि नेम कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर केस वी आर हैविंग जो कि यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड से रिलेटेड है। फोर्थ क्लॉज में पढ़ा था ना कि अगर आपका लिमिटेड लायबिलिटी का कंपनी है तो आप वर्ड लिमिटेड यूज करते हो इन द एंड, तो वी आर हैविंग अ केस रिलेटेड टू दैट इज वासुदेव लाल मोदी वर्सेस मदन लाल छाबड़िया 1967। So in this case, it was held that if a bill of exchange is issued by a company on which its name is not properly mentioned, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी ने एक अपना बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जिसपे शायद वो अपना नाम प्रॉपर्ली नहीं मेंशन किया उस कंपनी ने, ठीक है, या फिर इफ द वर्ड लिमिटेड हैज बीन ओमिटेड, कि थी तो वो लिमिटेड कंपनी लेकिन उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लिमिटेड शब्द लिखना रह गया, ओमिट हो गया, ठीक है, एंड इफ कंपनी फेल्स टू पे द बिल, और अगर फिर लेटर ऑन अगर कंपनी उस बिल को पे करने में फेल हो जाती है, ठीक है, देन द ऑफिसर हु इशूड और ऑथराइज्ड द इशू ऑफ सच बिल वुड बी पर्सनली लायबल। तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑफिसर जिसने उस बिल को इशू किया था या फिर वो ऑफिसर जिसने उस बिल को ऑथराइज किया था, वो उस पेमेंट के लिए उस बिल के लिए पर्सनली लायबल होगा एंड विल बी पनिशेबल विद फाइन। दोनों चीजें हैं कि ही शैल बी पर्सनली लायबल एंड ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन। बट इसमें भी एक बात है दैट सच ओमिशन, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सच ओमिशन मस्ट बी डेलिबरेट और ऑफ नेग्लिजेंट नेचर एंड नॉट मेयरली एक्सीडेंटल। ये जो ओमिशन हुआ है कि वो लिमिटेड शब्द लिखना रह गया या फिर जो नाम है वो प्रॉपर्ली नहीं मेंशन हुआ इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, वो एक डेलिबरेट और एक नेग्लिजेंट नेचर का गलती थी, ठीक है, ये कोई मेयर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तभी ये जो बात केस में बोली गई है वो अपहेल्ड होगी और लागू होगी, ठीक है। तो आई होप दिस केस इज आल्सो क्लियर। नाउ वी आर हैविंग वन मोर केस। देखिए आप अगर आप एक अच्छा आंसर लिख रहे हैं वेदर इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और इवन इफ आई से इन कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन और कोई भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे केसेस को जरूर डालें, क्योंकि केसेस पुट्स अ ग्रेट इंप्रेशन अपॉन द एग्जामिनर्स चेकिंग, है ना। आप कंटेंट भी लिखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है और साथ साथ इसके आप इंपॉर्टेंट केसेस भी अपने कंटेंट से रिलेटेड इसमें जरूर ऐड करिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितने केसेस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ दे आर मोर देन एनफ एंड दे आर इवन ऑथेंटिक, काफी वैल्यूएबल आपको यहाँ पे ये चीजें बता रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट केस इज एफ गोल्डस्मिथ लिमिटेड वर्सेस बेक्स्टर 1970। इसमें क्या बोला था? द मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम डज नॉट हाउएवर अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि ये बोल रहे हैं कि हाउएवर अगर आपका नेम मिस डिस्क्राइब्ड है, गलत तरीके से अगर डिस्क्राइब हुआ है इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट और नई बात पता चली है। ऊपर तो ये बोला कि अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में गलती किया नाम लिखने में और अगर आपने ओमिट कर दिया लिमिटेड वर्ड, तो वहां पे ऑफिसर पर्सनली लायबल होता है और उसको फाइन भी पनिशेबल होगा। पर यहाँ बोल रहे हैं कि एक नेम की मिस डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। अ लिमिटेड कंपनी हैज कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन इट्स नेम, बाय रेफरेंस टू इट कैन बी आइडेंटिफाइड। देखो एक लिमिटेड कंपनी का नाम के अलावा भी तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उस बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या वॉइडेबल नहीं कर सकते। इट वुड बी वैलिड और उसकी वैलिडिटी पर वो अफेक्ट नहीं डालेगा। सो दिस वाज बीइंग हेल्ड इन एफ गोल्डस्मिथ वर्सेस बैक्स्टर। आई होप इट्स क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका एडवांस रिजर्वेशन ऑफ नेम। लेट्स सी दैट। ये भी आपका 4 सेक्शन में है। बेसिकली सेक्शन 4 हमें मेजर मोटी सारी बात बताता है नेम क्लॉज के बारे में। लेट्स रीड इट। अ पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर रिजर्विंग नेम ऑफ एन एक्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, जो कंपनी बना रहे हैं वो पर्सन एक एप्लीकेशन लेके जाए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उस एप्लीकेशन का उस मैनर में, और जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है रजिस्ट्रेशन की नेम क्लॉज की उसको वो प्रिस्क्राइब्ड फीस के संग आप जाएं और अपने नाम, अपने एग्जिस्टिंग कंपनी का जो नाम है उसको रिजर्व कराएं। ठीक है, 4 क्लॉज 5 क्या कह रहा है? सच नेम मे बी रिजर्व फॉर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे कि आपका जो नाम है, जिस दिन आप एप्लीकेशन लेके गए रजिस्ट्रार के पास उस नाम को रिजर्व कराने के लिए विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो वो नाम आपके कंपनी के कंटेक्स्ट में 60 दिन तक
अप टू 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये है कि किस तरीके से आप एडवांस रिजर्वेशन करा सकते हो, और अगर आपने उसको नहीं अप्रूव कराया तो वहां पर आपको फाइन भी लग सकता है। ठीक है, लेट्स रीड फर्दर। इफ कंपनी इज फॉर्म बट पर्टिकुलर्स वर रॉन्ग। अच्छा, अगर आपने कंपनी तो फॉर्म कर ली लेकिन कुछ पर्टिकुलर्स जो हैं जो आपको सबमिशन करने थे वो कुछ रॉन्ग सबमिशन हुआ है या कुछ इनकरेक्ट हुआ है, तो क्या होगा? सो द कंपनी में बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम। या नेम के कंटेक्स्ट में बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। तो द कंपनी में बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम विद इन 3 मंथ्स आफ्टर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अगर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है इन रिगार्ड टू नेम या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, तो वहां पर कंपनी को डायरेक्शन नोटिस मिलेगा कि आप 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम बदल लीजिए आफ्टर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अपनी कंपनी के मेंबर्स के साथ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसमें आप अपना कंपनी का नाम चेंज कर लीजिए। दूसरी चीज, गवर्नमेंट में टेक एक्शन फॉर रिमूविंग कंपनीज नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। के अलावा जो सरकार है वो भी एक्शन ले सकती है कि वो कंपनी का नाम रिमूव कर सकती है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो क्या कर सकती है? कंपनी का नाम रिमूव कर सकती है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इसके अलावा रजिस्ट्रार में मेक अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और ये भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार जो है वो एक पिटीशन बनाए आपकी कंपनी वाइंड अप करने का। वाइंड अप से मतलब उसको खत्म करने का, उसको बंद करने का। तो ये 3 स्टेप्स लिए जा सकते हैं इफ द कंपनी इज फॉर्म्ड विद इनकरेक्ट और रॉन्ग पर्टिकुलर्स। तो ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में ये होता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग केसेस में अलग अलग स्टेप्स यहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी फिलहाल हमने पढ़ा कि नेम क्लॉज क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे आप नेम रजिस्टर कराते हो। अब बात आती है कि चेंज ऑफ नेम। अगर आपको, क्योंकि वो बताया ना कि आप चेंज करा सकते हो, तो चेंज कैसे होता है, तो उसकी बात की गई है हमारे सेक्शन नंबर 13 के अंदर। इसमें बात की गई है सेक्शन 13 के अंदर बात की गई है दैट अ कंपनी में चेंज इट्स नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिग्निफाइड इन राइटिंग। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी जो है वो अपना नाम चेंज कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, पहली चीज। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके, और उसको राइटिंग में सिग्निफाई करा के। ठीक है, ये 3 चीजें जरूरी है। इसके अलावा एनी चेंज इन द नेम विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 4 क्लॉज 2 एंड 4 क्लॉज 3। याद रखिएगा, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो 4 क्लॉज 2 और 4 क्लॉज 3 के प्रोविजंस के कंटेक्स्ट में ही होगा, उसके सब्जेक्टेड होगा। 4 क्लॉज 2 में क्या बोला था कि आपका नाम जो है वो रिजेंबल नहीं होना चाहिए, सो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, और क्या ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके नाम से कि वो दैट इज इन कनेक्शन विद द पेट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर आपका नाम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए दैट विल बी कवर्ड अंडर एन ऑफेंस ऑफ एनी लॉ। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप फर्दर चेंजेस करेंगे इन योर नेम। राइट, आगे क्या कह रहे हैं? 13 क्लॉज 3 स्टेट्स दैट व्हेन अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार टू एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर एंड टू इशू अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद नेसेसरी ऑल्टरेशंस। ओके जी, तो जब आपका नाम चेंज होता है तो फिर रजिस्ट्रार की ड्यूटी बन जाती है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार टू एंटर द न्यू नेम, ठीक है, इन द रजिस्टर, और फिर वो एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट विल इशू अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द नेसेसरी ऑल्टरेशंस। ठीक है, द चेंज ऑफ नेम बिकम्स इफेक्टिव ओनली ऑन द इशू ऑफ, और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आपका चेंज ऑफ नेम तभी से इफेक्टिव माना जाएगा जब से आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स। ठीक है, फर्दर देयर वी आर हैविंग अ केस ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन वर्सेस ब्रिटिश डायबिटिक सोसाइटी लिमिटेड 1996। दोनों सेम कंपनी है, बस लास्ट में वर्ड्स का डिफरेंस है। ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन वर्सेस ब्रिटिश डायबिटिक सोसाइटी लिमिटेड 1996। इस केस में क्या बोला था? द ब्रिटिश डायबिटिक सोसाइटी वाज कंपेल्ड टू चेंज इट्स कॉर्पोरेट नेम टू समथिंग दैट वुड नॉट impinge upon the goodwill of British डायबिटिक एसोसिएशन। अब इसमें क्या था कि ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट में थी जिसका नाम था ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन, ये नाम था उसके, इसका उस कंपनी का। ठीक है, अब बाद में एक नई कंपनी आ गई जिसने अपना नाम रखा ब्रिटिश डायबिटिक सोसाइटी। तो यहाँ सोसाइटी का अंतर था, बाकी ब्रिटिश डायबिटिक सेम था, है ना। तो फिर यहाँ पर ब्रिटिश डायबिटिक सोसाइटी, क्योंकि ये बाद में बनी थी, ये पहले बनी थी, ये बाद में बनी थी, तो इस कंपनी को बोला गया, उसको कंपेल किया गया कि आप अपना कॉर्पोरेट नेम बदल के कुछ और रखिए, और ऐसा रखिए जो कि हम ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन कंपनी की गुडविल को अफेक्ट ना करे, उसको इम्पेंच ना करे, क्योंकि इट वाज टू सिमिलर टू दिस कंपनी दैट इट कुड इजीली डिसीव द जनरल पब्लिक, जो कि इसके कस्टमर्स थे, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हाइल चेंजिंग द व्हाइल पुटिंग फॉरवर्ड द नेम। ये चीज इस केस में बताई गई थी। There was a sufficient similarity between the two names to necessitate a change, even though there was no intention to mislead the public। हाँ भाई, चीज की क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी, इसीलिए बोला गया था कि आप नाम चेंज करो। भले ही जो कंपनी थी उसका कोई पर्पस नहीं था मिसलीड करने का पब्लिक को, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली अनइंटेंशनली भी पब्लिक मिसलीड हो रही थी। नाउ वी आर हैविंग वन मोर केस। देखिए, केस के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आपको जनरल क्लॉजेस में एक्सप्लेन है वो केस के थ्रू हमें अलग अलग केस में किस तरीके की सर्कमस्टेंसेस होती है, किस तरीके के नोटिस दिए जाते हैं, दैट वी कम्स टू नो। केस है हमारा किर्लोस्कर प्रोप्राइटरी।
Proprietary Limited versus Kirloskar Dimensions Limited 1999. So here there is a right to use in a bona fide manner one's own name or name of place or ancestral's name. यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हम अपना खुद का नाम रख सकते हैं, हम अपनी जगह का नाम रख सकते हैं, हम किसी कोई भी एंसेस्ट्रल नेम रख सकते हैं. इस चीज का हमारे पास राइट है इन अ बोनाफाइड मैनर. ठीक है, किसी गलत इंटेंशन से नहीं, पर एक बोनाफाइड, एक अच्छी गुड इंटेंशन के साथ वी हैव अ राइट टू यूज आवर ओन नेम एंड नेम ऑफ अ प्लेस और एंसेस्ट्रल नेम इन आवर कंपनीज नेम क्लॉज. ठीक है, ये इस केस में हेल्ड हुआ था. चलिए हम लोग अपनी वीडियो के एंडिंग के नजदीक में, ये लास्ट पॉइंट है. ये आपका 13 क्लॉज 2 जो था उसका प्रोविजन. 13 क्लॉज 2 क्या था? यही जो बताया गया था जिसमें कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं दैट विल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 क्लॉज 2 एंड 4 क्लॉज 3. देखिए यहाँ इसमें बताया गया था दिस वन. तो इसका प्रोविजन हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स रीड इट. द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट नेसेसरी इवन ओनली चेंज इज अ नेम इज डिलीशन और एडिशन ऑफ अ वर्ड प्राइवेट. ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत तब नहीं है जब आपका जो चेंज है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्राइवेट का डिलीशन या एडिशन हो रहा है. ठीक है, अगर आपके सिर्फ वर्ड प्राइवेट का डिलीशन या एडिशन हो रहा है तो देन देयर इज नॉट द नीड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. क्योंकि वर्ड यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्राइवेट शब्द एडिशन या डिलीशन से जो एक कंपनी है उसका कन्वर्जन हो रहा है एक क्लास ऑफ कंपनी से टू द अनदर क्लास ऑफ कंपनी. सो ऐसी सिचुएशन देयर इज नॉट द नीड और अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये है आपका प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 क्लॉज 2. गाइस विद दिस वी आर डन विद द नेम क्लॉज. बहुत सारी बातें जान ली और आई थिंक नेम क्लॉज से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी पॉसिबली आई हैव टोल्ड यू. और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज एंड द फर्दर क्लॉजेस.